आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी का इंतखाबी दौरा जारी। मगरबी बंगाल के इंतखाबी इजलास में कहा, ममता बनर्जी वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मोदी हुकूमत पर हमला। कहा, यह इलेक्शन आईन और जमहूरियत को बचाने का है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को 50 साल पीछे धकेल दिया। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का जारी किया अलर्ट। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तल अवीव में हजारों इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू से किया इस्तीफा का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। स्वाति मालीवाल पर हमला केस को लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली में ज़बरदस्त सियासत चल रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के रिहाइशगाह से सीसीटीवी DVR जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि देर रात अदालत ने केजरीवाल के मुलजिम पर्सनल सेक्रेटरी विभू कुमार को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज सड़कों पर निकल आए और पार्टी रहनुमाओं के साथ एहतजाज किया। आप दफ्तर में पार्टी लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर शदीद हमला किया। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो। आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर अरविंद केजरीवाल जी को, विभव कुमार जी को। अब कल से चला रहे हैं कि जी राघव चड्ढा आ गए वापस, अब उनको गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ को गिरफ्तार करेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाई आप रोजाना जो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, उससे अच्छा एक ही बार गिरफ्तार कर लो, मुद्दों की तो बात करो चुनाव में। आज मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, आधे घंटे का हम लोग खड़े रहे, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो आगे अब देखते हैं, आगे रणनीति बनाएंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि वज़ीर आला अगर स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर बैठते हैं तो अच्छा होता, लेकिन वज़ीर आला स्वाति मालीवाल को मारने वाले का साथ देने के लिए बैठे हैं। वही स्वाति मालीवाल उनकी सगी बेटी या बहन होती तब वे क्या करते। बात पार्टी की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत की है। एक खातून को मारने का हक किसने दिया, मारा किसने? आपके आदमी ने। कहा, आपके ही घर में इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री सड़क पर बैठते हैं स्वाति जी को न्याय दिलाने के लिए तो शोभा हो जाती थी उनको, लेकिन मुख्यमंत्री जी सड़क पर बैठे हैं उनको मारने वाले के साथ देने के लिए। उन्होंने भी तो दिखा दिया ना कि औरत का संरक्षण एक पुरुष चीफ मिनिस्टर बच्चे होने के बावजूद भी एक पिता उनके अंदर जागृत नहीं हो पाया। मैं आप सबसे एक ही सवाल करती हूँ, क्या वही स्वाति उनकी सगी बेटी या बहन होती तब क्या करते उन्होंने? बात ये पार्टी की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत का सवाल है, जिन पे खुद के घर आने पर अतिथि देवो भव होता है ना हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव भी नहीं है। और स्त्री को पूजनीय देश में मारते हो कोई, किसने दिया ये हक आपको? मारने का हक किसने दिया ये बताइए। आप मारा कौन? आपका अपनी आदमी? कहां? आपके घर में? बस इसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के पुरुलिया में इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इंतखाब में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, फसाद कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। देश और दुनिया में इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ सदाचार के लिए जाने जाते हैं। वह भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज बंगाल की वज़ीर आला इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को और भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही हैं। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। इन्हें बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं। उत्तर प्रदेश के फूलपुर एवं मुंगारी प्रयागराज में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने एक इंतखाबी इजलास में शिरकत की। खबर के मुताबिक फूलपुर में भगदड़ मच गई, जिस वजह से दोनों लीडरान इजलास से कब्ल ही चले गए। प्रयागराज में एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का यह इलेक्शन जमहूरियत और आईन को बचाने का इलेक्शन है। एक तरफ वो लोग हैं जो आईन को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप और हम हैं जो आईन को बचाना चाहते हैं। मोदी सरकार में किसान की इनकम दोगुनी नहीं हुई, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन हमने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफ़ी का प्लान तैयार किया है। प्रयागराज में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि आज आईन बचाने की लड़ाई है। बीजेपी, आरएसएस के लोग आईन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत आईन को ख़त्म नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, इसलिए अब हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। हम गरीब परिवारों की एक खातून के खाते में हर साल 1 लाख रुपया डालेंगे। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। जिस तरीके से संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली, और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं।
आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। करोड़ों लाखपति हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। नाम क्या आपका? हाँ, जैसे साधु पटेल जी जो है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि पहले 2 मरहलों के बाद ही मैंने कहा था कि जनूबी हिंदुस्तान में भाजपा और शुमाल मगरबी मशरक़ी हिंदुस्तान में हाफ होने वाली है। तीसरे और चौथे मरहले में भी यही हुआ। अब तय हो गया है कि 4 तारीख को यह साबित हो जाएगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म हो जाएंगे और इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनेगी। फैसला कुन अक्सरियत होगी। पहले 2 चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वही हो, स्थिति तो वही है। तो 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं। इस पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है और इस दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को 50 साल पीछे धकेल दिया है। दहशतगर्दी रियासत के लिए अच्छी नहीं है। मिलिटेंटों की ये हरकत है, उसकी वजह से पहले 35 साल में कश्मीर का बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी बहुत हुआ है और इक्तिसादी नुकसान तो बहुत ही हुआ है। जम्मू कश्मीर 50 साल पीछे चला गया इसी मिलिटेंसी की वजह से। और जम्मू कश्मीर के लोग अब संभल रहे थे, तजारत की तरफ जा रहे थे, टूरिस्ट आ रहा था और उससे गुजारा लोगों का हो रहा था। तो कोई भी हरकत मिलिटेंट्स की तरफ कश्मीर के और कश्मीरी अवाम के लिए और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के विकास के लिए खराब है। इसलिए इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने शोपिया के हीरोपोरा में दहशतगर्दों के जरिए भाजपा लीडर एजाज अहमद शेख के कत्ल पर कहा कि यहाँ दहशतगर्दी अभी भी कायम है। इसकी जांच होनी चाहिए कि उसे दहशतगर्दों ने मारा है या यहाँ के लोगों ने मारा है। पहलगाम में कुछ सयाहों पर हमला हुआ है। हमारे सयाहती मकामात को मुतासिर किया जा रहा है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है। अब वो बीजेपी का हो या किसी और का हो, बेगुनाह है। क्या उसको हक नहीं है? इस मुल्क में तो हक है हर एक को, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है। मगर किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूँ ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है? क्योंकि यहाँ कोई पता नहीं चलता कि मारने वाला कौन है। इससे पहले कि हम उंगली किसी के ऊपर उठाएं, इसको फौरन इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये मालूम कीजिए किसने किया है। इसके साथ साथ पहलगाम में कुछ टूरिस्ट पे
हमला हुआ है। हाँ, और जिसमें मैं देख रहा हूँ जो एक मेरे ख्याल से 2 जख्मी हो गए। लेडीज एक परा है एंड सेकंड वन इज तबरेज, दे आर इंजर्ड। हाँ, दे आर इंजर्ड। दिस इज ट्रेजेडी। इट इज इफेक्टिंग आवर वेरी, हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको ये टारगेट कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कर रहा है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। राजधानी दिल्ली में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में गर्मी और हीट वेव जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में इतवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के साइंसदान नरेश कुमार ने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हमने हीट वेव से शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 5 दिन, 3-4 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, जिसके लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मे मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ वो ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने NDMA की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा, और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा, और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। गर्मी का तो जी बहुत बुरा हाल हो रखा है। बच्चों के साथ आए थे घूमने, और बच्चे भी अभी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इसराइल और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल और इसराइल के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं, लेकिन इसराइल की हठधर्मी का आलम यह है कि फ़िलिस्तीन पर हमला रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तल अवीव में हज़ारों इसराइली शहरियों ने वज़ीर आज़म याहू के खिलाफ एहतजाज किया है और मुजाहिरीन फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली मुजाहिरीन वस्ती तल अवीव में कैदियों के तबादले का मुआहदे का मुतालबा करते हुए नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पहुंचने पर अफगान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि राशिद खान अपने मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से वतन वापस नहीं आ सके थे। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।